चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर। 1 मिनट। हाँ, एक बार मुझे बता दीजिए कि प्रॉपर है वॉइस एक बार और, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए एक बार बता दीजिएगा, इसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। हमारा जो सेशन होने वाला है आज का, क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो डिस्कशन हमारा होने वाला है आज का, उसमें हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में या इंट्रोडक्शन में हम जो लेने वाले हैं, उसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। जैसे कि आप मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सब चीज़ें आ जाती हैं। मॉडुलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है ना। तो इसका हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि मॉडुलस देखने वाले हैं, मॉडुलस। थर्ड हम ये देखने वाले हैं उसका आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट के बाद हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। आर्गुमेंट के बाद हम और क्या देख सकते हैं, आपका इसकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल। आप भी नोट करते जाइए इसको, इस हिसाब से हम काम करेंगे। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यहाँ पर सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है ना, स्टेटमेंट कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा आपका स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चंस में, और पूछेगा कि इस कौन सा थ्योरम है ना। तो बहुत सारे वहाँ पर थ्योरम्स दे देंगे और उससे पूछेगा आपसे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे कि इससे पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जीरोस की बनती है ना, तो वो भी अब देखेंगे। पॉलिनोमियल्स के बाद हम देखने वाले हैं कि पावर सीरीज, राइट, पावर सीरीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। पावर सीरीज के बाद हम देखने वाले हैं फंक्शन की डेफिनेशन जो होगी फंक्शन। इसके बाद हम आएंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये काफ़ी लंबा चलेगा। और इसके बाद हम आएंगे एंटायर फंक्शन, ठीक है, एंटायर फंक्शन। लेकिन एनालिटिक फंक्शन से पहले हम जो देखने वाले हैं कि एनालिटिक फंक्शन से पहले हम उसकी लिमिट, है ना, सेकेंड इज कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये पहले हम देखेंगे। इसके बाद आफ्टर डेट हम एनालिटिक फंक्शन में आ जाएंगे। तो इतना सारा जो है आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे डिस्कस करें और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। वॉइस प्रॉपर है, चलिए शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, और यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उस पर हम काम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक आप देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन यदि है हमारे पास, तो उसमें एक पॉइंट ही है और कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है और उस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं, और वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वही है ना, ये है वो पॉइंट। और यहाँ से जो इसकी बात आती है कि मॉडुलस, इसका जो मॉडुलस होता है वो हम जानते हैं कि 0 0 और मतलब सेंटर से लेकर इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होती है वही इसका आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है, वही इसका आर्गुमेंट मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। तो ये है, हमने देखा कि मॉडुलस
क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं आगे। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, हाँ एक बार आप लेफ्ट होके ज्वाइन कीजिएगा मनोज सर, क्योंकि स्क्रीन तो शेयर यस है बिल्कुल, आपके इधर थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम का इशू होगा, इस कारण से एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन कीजिएगा, आ जाएगा फिर। ठीक है, एक बार देखिए, इसके बाद देखिए हम यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस जो हमारे पास पॉइंट पी है, इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यही क्या होता है, आर्गुमेंट कहलाता है। यही क्या है, आर्गुमेंट कहलाता है जेड का। ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये है बेसिक जो हम बात कर रहे हैं कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट क्या हो रहा, क्या होता है, हमने आपको थोड़ा सा इस पर जिक्र किया है। चलिए आगे हम डिटेल से देखने वाले हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि आर्गुमेंट और मॉडुलस है क्या। तो देखिए कि एक ऐसा नंबर z जो हम उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां x जो होगा उसका एक रियल नंबर आएगा, ये जो होगा रियल नंबर होगा, रियल ऑफ z, और ये y होगा, इस y को बोलेंगे हम इमेजिनरी ऑफ z, ये नीचे लिखा हुआ देखिए, ठीक है। और आयोटा हम जानते हैं ये होता है, और आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा, आयोटा क्यू ये माइनस आयोटा, आयोटा क्यू पावर 4 जो होगा, एंड आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, और एन आप कुछ भी लीजिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, है ना, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि इमेजिनरी पार्ट 0 है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब z इक्वल टू x प्लस यदि आई वाई है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है मतलब जो y है ये 0 है, तो हम कहेंगे वो z जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। और यदि रियल पार्ट यदि 0 होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, यदि रियल पार्ट यदि 0 हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्या बोल देंगे, z इज अ प्योरली इमेजिनरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बट नॉट कन्वर्स। फिर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0 बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कोई नंबर ऐसा बताइए, ठीक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि आपके पास Z1 और Z2 इक्वल, हम तभी कहेंगे कि जब उसका रियल पार्ट, Z1 का रियल पार्ट Z2 का रियल पार्ट इक्वल हो और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो, इक्वल हो, तभी हम कह पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और z इक्वल टू 0 यदि है तो निश्चित तौर पर उसका रियल भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को कोई डाउट तुम बता दीजिएगा। चलिए यहां तक सभी को क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, एक बार आप रिप्लाई भी देते जाइएगा, इस सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वॉइस वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ी सी बातें और करते हैं हम इसमें। अब आप ये बताइए कि यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको क्या हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ जी, क्या उनको हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, या हम बता सकते हैं क्या उनमें से कौन सा नंबर बड़ा या छोटा होगा? हाँ जी, यस और नो? नो सर, क्यों नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो ऑर्डर्ड में नहीं रहता है। बिल्कुल, ऑर्डर्ड रिलेशन नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल
कभी भी नहीं बता सकते, लेकिन बराबर आप बता सकते हैं, है ना। बराबर बताने के लिए एक ही है कि दोनों Z1 और Z2 हमने अभी देखा लास्ट में कि Z1 और Z2 यदि आपके पास इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि रियल ऑफ Z1 इक्वल टू रियल ऑफ Z2, और साथ ही साथ इमेजिनरी ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z2। यदि ऐसा है तो ही हम बराबर कह पाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताइएगा कि यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यदि Z1 और Z2 यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जो हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, ये नोटेशन होता है, तो ये क्या उनका सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं, बताइए। और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। होगा, है ना, जनरल प्रॉपर्टी है तो हम इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और उसका डिवीजन भी होगा, लेकिन डिवीजन के लिए कंडीशन है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यदि ऐसा है तो हम कहेंगे हाँ ये भी सभी जो होंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमारे पास सेट ऑफ ये सॉरी P जो है एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिससे यहाँ पर थीटा है, इसका एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है जो, और यहाँ पर उसका एंगल माइनस थीटा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, पी एक्स माइनस वाई, और हम इस नंबर को लिख सकते हैं z बराबर x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है, एक प्रकार से p का प्रोजेक्शन है ऑन x एक्सिस, राइट। तो यदि आपके पास z है कोई नंबर x प्लस आई वाई, तो जो उसका प्रोजेक्शन होगा, मतलब जिसे z बार कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z, हम उसको लिख सकते हैं x माइनस आई वाई। तो ये बातें हैं हमारे कॉन्जुगेट ऑफ z, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम जब आगे पढ़ेंगे फंक्शंस में वहां पे भी बात आएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक बात आप बताइए, एक बात ये बताइए कि हम z माइनस जेड नॉट इक्वल टू यदि r है तो इसको क्या बोलते हैं। ये जो है इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, है ना। ये किसका इक्वेशन है बताइए, सर्कल का। सर्किल का इक्वेशन है। अब ये सर्किल की क्या खासियत है कि इसका सेंटर क्या है, जेड नॉट है, और रेडियस क्या है इसका, r है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये जो सर्किल मैं लिख रहा हूं, ये जो सर्किल है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अभी मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न आएंगे। यूनिट है, अब दोनों साइड आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, और हम ये जानते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखें कैसे लिख सकते हैं। अब आपके पास जेड है, जेड क्या है, x प्लस आई वाई, और जेड बार क्या है, x माइनस आई वाई। दोनों का प्रोडक्ट करिए आप तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक। तो मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1, यहां से हम लिख सकते हैं जेड बार इक्वल टू 1 बाई जेड, ठीक है। हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है बातें।
आगे बढ़ें एक बार प्लीज कंफर्मेशन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके थैंक यू। चलिए देखिए, अब हमने जो देखा कि जेड बार इक्वल टू 1/z, ये हमने देखा। अब ये जानते हैं कि z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई और जेड बार इक्वल टू होता है x माइनस आई वाई। दोनों को, इसको नंबर 1 दीजिए, इसको नंबर 2 दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, z प्लस जेड बार इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हो गए। तो यहां से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक यूनिट सर्किल है। मैं अभी सिर्फ आपको एग्जाम बता रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं हम आगे वाला पार्ट में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये चीज x dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ऐसे प्रश्न आएंगे। अब इससे हम क्या करेंगे कि जो हम यहां से जो हमने निकाला है x की वैल्यू, यहां पुट कर देंगे आप, और यहां से हम निकाल सकते हैं जेड बार 1/z, और यहां रख देंगे आप तो z/2 प्लस 1/2 इंटू जेड dz। यदि आपने पढ़ा होगा आगे या कॉम्प्लेक्स में किसी ने, तो आपने कॉची थ्योरम पढ़ा होगा जो फंक्शनल एनालिटिक है। हालांकि हमने अभी डिस्कशन नहीं किया एनालिटिक फंक्शन का, लेकिन एनालिटिक फंक्शन ये जो है z/2, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ से कॉस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको 2πi वैल्यू मिलती है, मतलब यहाँ से πi मिलता है ना। तो मतलब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आगे जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ये बताना था कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो पहले हमने देख ही लिया है कि यदि आपके पास z प्लस जेड बार है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 ऑफ रियल ऑफ z, या 2 इंटू एक्स। सेकेंड इज z माइनस जेड बार, जैसे हमने अभी लिखा कि x प्लस आई वाई है, तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है x माइनस आई वाई। एक बार आप ऐड कर दीजिए, एक बार डिफरेंस कर दीजिए, तो 2i आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, या 2 आयोटा y। थर्ड इज चलिए, तो z1 इंटू z2 है, उसका कॉन्जुगेट यदि हम लें तो हम लिख सकते हैं z बार का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। फोर्थ इज z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है, चाहे प्लस माइनस हो तो आप उसको लिख सकते हैं z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। कभी कभी प्रॉपर्टीज से भी प्रश्न बन जाते हैं, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, जहां z2 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड zn का कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट लेकर के उसकी पावर एड करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और जो 6 7 नंबर का आ जाएगा, आप यहाँ पर 7 नंबर लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो खुद इटसेल्फ वही हो जाएगा, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई थिंक आप नोट हो गया होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है ना, ओके। प्लीज एक बार बता दें। जी सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है हमने अभी देखा था।
अभी हमने देखा था कि मॉडुलस क्या होता है, बताइए मॉडुलस क्या था। अभी हमने देखा था मॉडुलस जो कि ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस थी वही थी मॉडुलस, है। तो इसकी आप प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कि Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस है हम उसको लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। सेकेंड इज Zn जो का जो मॉडुलस है वो हम लिख सकते हैं मॉड Z मॉड Z टू द पावर n। थर्ड इज Z का मॉडुलस इक्वल टू उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होगा, साथ ही साथ उसका जो कॉन्जुगेट का मॉडुलस है और साथ ही साथ माइनस ऑफ कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है, ये सब वैल्यू बराबर होंगी। फोर्थ इज Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस है ना, वो अब हमारा क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज है सिंपल। और इन जनरल हमने देख ही लिया था कि मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z1, ये तो हमने देख लिया है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि Z1 का जो मॉडुलस है माइनस Z2 का जो मॉडुलस है, इन सब का मॉडुलस वो लेस देन इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, और इसके लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में हमने जो बात किए थे कि आर्गुमेंट होता क्या है, हमने देख लिया था कि आर्गुमेंट क्या था, हमारे पास ये पॉइंट P था x, y है ना, और ये 0 0 था। इस x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये जो पॉइंट P है वही उसका आर्गुमेंट कहलाता है। तो डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू x प्लस IY is denoted by argument of Z, है ना। एंड यहाँ पर हम जो बात करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आपको लिखना है। जैसे कि आर्गुमेंट ऑफ Z, यदि आप अल्फा ले रहे हैं इसको आर्गुमेंट को, है ना, और उसको आप बोल रहे हैं tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ये है थीटा आर्गुमेंट। तो यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ माइनस अल्फा होगा, और ये होगा पाई माइनस अल्फा और माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। बस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट्स, एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा। एंड जैसे ही अल्फा माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x माइनस पाई, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आर्गुमेंट। और
आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, है ना, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो जनरली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम प्रश्न आपको कराएंगे, है ना। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। फर्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। सेकेंड इज आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा बेसिक है इसलिए, राइट। फिर है नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, एंड फोर्थ इज आर्गुमेंट ऑफ जेड टू द पावर n इक्वल टू n आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं होता आर्गुमेंट ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड? आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड क्योंकि आप थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, है ना। तो यहाँ से हम tan इनवर्स 0/0 नॉट डिफाइंड, तो इस प्रकार से हमने आर्गुमेंट देख लिया। चलिए आप बताइए कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हालांकि हम उस पर अभी थोड़ा देर से पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है बताइएगा। हाँ जी, कि अब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ जी, एनालिटिक फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। हाँ जी, कि सर जो अपने डोमेन में हाँ हाँ डिफरेंशिएबल हो वो एनालिटिक फंक्शन होता है, फिर पूरे डोमेन में। अच्छा, पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छा, किसी पॉइंट में बोलेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे? नहीं सर, जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे है तो फिर उसको हम एनालिटिक नहीं बोल सकते, फिर वो सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। अच्छा, जैसे कि एनालिटिक फंक्शन में जो डोमेन की बात करते हैं कि किसी डोमेन पर फंक्शन एनालिटिक है ना, सामान्य सी बातें हैं, डिस्कशन है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। एनालिटिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन किसी डोमेन पे, और डोमेन का मतलब होता है ओपन प्लस कनेक्टेड, है ना। अब किसी डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक की बात होती है, एक डेफिनेशन ये आती है। दूसरी बात आती है कि फंक्शन जो है एनालिटिक होगा एट पॉइंट जेड नॉट, ये पॉइंट की बात करते हैं, और ये डोमेन का। तो जेड नॉट किसी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, फिर कैसे डिफाइन करेंगे बताइए, एक सामान्य सा। तो सर इस पॉइंट के अराउंड हमको इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जिस पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही पॉइंट हमको समझना है। और एनालिटिक पूरे डोमेन पर कहेंगे, कब कहेंगे कि डोमेन के हर एक पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल, राइट। डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो कुछ बात ये हो गई, है ना। तो एक अच्छा डिस्कशन था। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन की हमने बात की, है ना, कि जो हमारे पास हमने देखा
कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है x बराबर क्या होगा, यहाँ पर r cos थीटा होगा, और यहाँ जो बन रहा है यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा, r sin थीटा। तो जो हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और इस कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो x बराबर हम क्या रखेंगे, r cos थीटा, और y बराबर हम रखेंगे r sin थीटा। तो यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा, r को हमने कॉमन ले लिया तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, और cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, e टू दी पावर आयोटा थीटा, है ना। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ चुका है ना, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो थीटा है, r जो होता है, ये जो r होता है यही तो उसका मॉडुलस कहलाता है, और जो थीटा होता है ये क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, ठीक है। अब आप ये बताएं, आपसे प्रश्न ये है कि यहाँ पर बताइए कि मैंने एक 1 प्लस आई लिया, 1 प्लस आई लिया, तो इस 1 प्लस आई का आर्गुमेंट कितना होगा, हाँ जी बताएं। 1 प्लस आई का आर्गुमेंट क्या होगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4, बिल्कुल। जो एंगल बन रहा है ना ये, यही तो पाई बाई 4 है। और 1 माइनस आयोटा का एंगल क्या हो, आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस पाई बाई 4, वो यहाँ होगा, इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आगे, ठीक है। तो हमने देख लिया ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ जी। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद देखिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पॉइंट ये है, यदि आपके पास z1 माइनस z2 है, मतलब वो डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न आएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका a बार z प्लस a z बार इक्वल टू लैम्डा, जहां पर ये जो a है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो कांस्टेंट भी हो सकता है ना, और लैम्डा जो होगा वो रियल नंबर होगा। तो जो हमारे पास a बार प्लस z, a बार इंटू जेड प्लस a z बार इक्वल टू लैम्डा, जहां लैम्डा पे कंडीशन है कि रियल होगा और a जो होगा कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और ये हमने अभी देख ही लिया था कि रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्किल जिसका सेंटर कितना है z0 है और रेडियस कितना है r है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस सेंटर को हम लेंगे माइनस a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं z माइनस ए माइनस माइनस प्लस इक्वल टू r, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसको फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ पर पॉइंट आएगा। एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर लिखाना भूल गया हूँ, इसको यहीं पर ऐड कर लीजिएगा आप, एक पॉइंट और आप यहाँ ऐड करिएगा, नंबर फोर्थ नंबर ऐड करें कि z इंटू जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस
ए बार जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस किसका इक्वेशन है बताएं? रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये represents a circle with center। ये क्वेश्चन आ चुका है। with center माइनस ए, है ना, with center माइनस ए and radius अंडर रूट मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा। ये मैंने जो अभी आपको लिखा था कि यहाँ पर इसको आप जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड से और इससे कंपेयर करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा और सेंटर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेडियस भी पूछा गया है और सेंटर भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 5th नंबर 6 नंबर। यदि जो इक्वेशन है इस प्रकार से कि मॉड ऑफ z1 z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू k, वेयर अब जो z1 और z2 है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, और जो डिफरेंस आएगा दोनों का, वो जो डिफरेंस है वो k से, k क्या होगा, जो k आएगा k से वो होगा क्या, छोटा, है ना। जैसे आपसे प्रश्न आएगा कि z प्लस 3 और z माइनस 3 इक्वल टू 5, तो इस प्रकार से आएगा कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को, यदि कि जो z1 और z2 का जो डिफरेंस है वो छोटा होगा किससे, k से, या k बड़ा होगा दोनों के डिफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि k यहाँ पर बड़ा होगा दोनों के डिफरेंस से। लेकिन यदि यहाँ माइनस लगा दें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न आता है, बस आपको ये ध्यान रख के जाना है। इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यदि ऐसा है कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू k is a circle if k is not equal to 1। k यदि 1 के बराबर नहीं है, लेकिन एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहिए कि k की वैल्यू यदि प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, इसको ऐड कर लीजिएगा कि प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, तो ये सर्किल होगा। और स्ट्रेट लाइन कब होगा, यही स्ट्रेट लाइन कब बनेगा बताइए, स्ट्रेट लाइन कब बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इज स्ट्रेट लाइन इफ, जब k की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आई थिंक नोट होगा। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से इनको नोट करिएगा और बार बार इनको रिकॉल करिएगा। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे आपको तो पूरा क्लियर होगा। कल का जो सेशन रहेगा, आज के जो हम जितना कर रहे हैं, कल के सेशन में हम क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे। अभी क्वेश्चन हमने नहीं रखा क्योंकि आज बेसिक बातें हैं, क्वेश्चन हम रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, पॉलिनोमियल की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको आगे। अच्छा, एंटायर फंक्शन क्या होता है, एंटायर फंक्शन क्या होता है, एक सामान्य सी बात है, पढ़ा होगा आपने, हम लगभग एमएससी करके आते हैं। जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो तो एंटायर फंक्शन होता है, एंटायर फंक्शन होता है। बहुत बढ़िया, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो कि पूरे एक तो होता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब जिसपे इन्फिनिटी भी आ जाता है ना, इन्फिनिटी पर भी प्रॉब्लम ना हो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। और सी यूनियन इन्फिनिटी को बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो वो जो फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन होता है, जहां फंक्शन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन एनालिटिक होता है, मतलब है ना, सी के अलावा इन्फिनिटी पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल,
तो क्या पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन होता है क्या? हाँ जी, क्या होता है। पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन होता है? बिल्कुल होता है। आप, मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी, नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे हम, सामान्य सी बातें हैं। चलिए, तो पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एन ऑफ जेड, और एन जो यहाँ है, यहाँ एन क्या है? डिग्री है। एन जो है डिग्री है, और एन टू द पावर जेड एन, और जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी जेड की, उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात। और जो यहाँ पर ए नॉट, ए वन अप टू ए एन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, रियल नंबर भी हो सकते हैं पर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो हम तो हर रियल नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा तो वो रियल पे हम इन जनरल ले सकते हैं। तो an इज सेड टू बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसका एग्जांपल इस प्रकार से है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 4 है ना। एवरी कांस्टेंट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 which is undefined, which is undefined। तो जो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए हम उस पॉलिनोमियल को ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और डिग्री 0 which is not undefined, यहां पर हम 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कि डिग्री जो होगी डिफाइन नहीं है, लेकिन इसलिए हम उसको अलग से लेते हैं। एंटायर फंक्शन में हम अलग से लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, हम उस पॉलिनोमियल में नहीं लेते, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग से हम इसको लेते हैं, इसको कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इसलिए हम एंटायर फंक्शन के एग्जांपल में हम उसको अलग से लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि यदि कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो क्या होगा कि f z इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 और ग्रेटर। तो निश्चित तौर पर या तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 1 से ज्यादा, या हम n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो कम से कम एटलीस्ट 1 रूट उसके पास होगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है ना, ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जीरोस की बात यहां पे करता है कि द ऑर्डर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स द ऑर्डर ऑफ इट्स फर्स्ट नॉन वेनिशिंग डेरिवेटिव। सपोज z इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर m, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते। इसको मतलब क्या होगा समझिए, जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। सबसे पहले जीरोस इसका बताइए, जीरोस क्या होगा इसका जीरो क्या होगा? किसी भी फंक्शन का जीरोस निकालने के लिए उसको हम बराबर जेड बराबर जीरो रख देते हैं। तो जेड स्क्वायर क्या होगा? जीरो। यहां से जेड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? z इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2, टू ऑर्डर का जीरोस हो गया। अब और कैसे चेक करेंगे हम? अभी तो ठीक है, किस प्रकार से चेक कर सकते हैं इसका? आप क्या करिए, डेरिवेटिव करिए। जैसे ही आपने डेरिवेटिव किया तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा वहां पे यहाँ पे रखिएगा। तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो, एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो रखने पर 2। तो जहां पर जो डेरिवेटिव्स आएंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव जहां पर नॉन जीरो आएगा, मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि यदि आप इसको लिखना चाहें कि एफ ऑफ, जैसे मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एफ जेड आपके पास कोई फंक्शन है और जिसका जीरो जेड नॉट है, इसका ऑर्डर n है। यदि इसका ऑर्डर n है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो,
सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसी प्रकार एफ एन माइनस 1 थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और लास्ट जो डेरिवेटिव है ये nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम कहेंगे कि इस fz का z0 का जो ऑर्डर है वो m है। एक डेफिनेशन ये हो गई जो ऊपर हमने लिखा है, इसी का आपको एक्सप्लेनेशन है। और नीचे वाला जो है वो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि हम z बराबर a, यदि उसका m ऑर्डर का 0 है तो हम उसको z माइनस a की पावर m और q ऑफ z, जहां पर q ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से भी हम जीरोस के ऑर्डर जो m ऑर्डर का 0 है उसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, एक बार बता दीजिए कंफर्मेशन। हेलो, हेलो, हाँ जी, एक बार बता दीजिएगा। प्रॉपर है? यस सर। ओके, चलिए पावर सीरीज पे आ जाते हैं। पावर सीरीज क्या होती है? देखिए, इस प्रकार की एक सीरीज होती है कि इस सीरीज ऑफ द टाइप दिस, इसी को हम आगे चल के टेलर सीरीज भी कहेंगे। देखिए, हम जो सीरीज पढ़ते हैं, लॉरेंट सीरीज पढ़ते हैं। लॉरेंट सीरीज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पावर सीरीज और एक और सीरीज होती है, एक तो जिसको हम एनालिटिक पार्ट बोलते हैं। हम आगे डिस्कशन करेंगे कि फिलहाल जो ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार से होता है। तो जो एनालिटिक पार्ट होता है वही पावर सीरीज होती है, वही टेलर सीरीज होती है। ठीक है, तो जो an होता है हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो फिलहाल हम पावर सीरीज की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से है कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है कॉल्ड पावर सीरीज z नॉट इज द सेंटर ऑफ द सीरीज, है ना, सेंटर ऑफ द सीरीज एंड द कोफिशिएंट है ये a नॉट a1 जो है कोफिशिएंट है सीरीज के। और इन पर्टिकुलर जो है पावर सीरीज यदि अबाउट द पॉइंट z0 टू वैल्यू यदि हम ओरिजिन रख दें तो इस प्रकार से सीरीज दिख जाती है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी दिस। ठीक है, तो ये पावर सीरीज है हमारी। यहां से प्रश्न कैसे आएंगे? यहां से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि प्रश्न पावर सीरीज से प्रश्न कैसे आएंगे, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, प्रश्न आएगा पावर सीरीज। पहला प्रश्न आएगा कि पहला ये पूछेगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जो हमारी पावर सीरीज है उसमें जो सेंटर होता है वो z0 होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्स करती है। डोमेन जो होगा तो यहाँ इन पर्टिकुलर z होता है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो r होती है और z माना z0 लेस देन r। यहाँ पर सीरीज जो होती है कन्वर्जेंट होती है। तो और इससे जो बड़े वाले पार्ट है मतलब z माना z0 इससे ग्रेटर जो आगे ये क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाती है। यहाँ पर होगी कन्वर्जेंट और इधर होगी डाइवर्जेंट। मतलब इसके अंदर जो है हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी और इसके आउटसाइड जो होगी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन बाउंड्री में क्या हो सकती है, बाउंड्री में कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो बाउंड्री में जब आता है प्रश्न आते हैं तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है ना। तो यहाँ जो बातें हैं हमको कि सेंटर z0 है और r उसका रेडियस है पावर सीरीज का। और तो पहला प्रश्न आएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सेकंड प्रश्न पूछेगा कि सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। और थर्ड पूछेगा आपसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है।
लास्ट टाइम कितने प्रश्न आए थे आपके सीजी सेट में कॉम्प्लेक्स से? हाँ जी बताइएगा। हेलो हेलो वैशाली। Yes, sir. हाँ जी जी यादव सर नमस्कार। Something 10 question है sir. 10 क्वेश्चन है ओके ठीक है। पावर सीरीज से आया था क्या? Practice नहीं किया sir. पावर सीरीज से नहीं आया? चलिए लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको यहाँ से प्रश्न आपके बहुत कम टाइम में सॉल्व होंगे है ना। मैं जो बताऊंगा आपको पूरा ये दो फार्मूले हैं नोट कर लीजिएगा। फार्मूला नंबर फर्स्ट कि 1/r यदि आपके पास पावर सीरीज इस प्रकार की है ना तो उसके लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकालेंगे वो 1/r लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an टू द पावर 1/n एंड दिस सेकंड फार्मूला ये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कन्वर्स कहाँ करेगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर कन्वर्स करेगा। ठीक है तो इसको हम बाद में करेंगे लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको करिए। दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए कि an z minus z naught to the power n this series is convergent if modulus of z minus z naught is strictly less than r or this series is divergent if z minus z naught to the power is strictly greater than 1 and z minus z naught equal to r। इसको बोलते हैं हम ये जो है ये इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और ये इसको बोलेंगे हम सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहां पर जो है सीरीज हमारी कन्वर्जेंस हो भी सकती है। कन्वर्जेंस में और मे नॉट Sir, screen not visible. अच्छा सर ओके एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। वन मिनट वेट प्लीज।
सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए यहाँ तक ठीक है ना, बताइए अब प्रॉपर है, बताइए। हेलो, जी सर। ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करके लिखें आप, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पावर सीरीज के लिए हैं ये, है ना। फर्स्ट नंबर आप लिखें कि सिग्मा कोई भी यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल ऑफ एन, कोई भी इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल आप लें और z टू द पावर n है, तो हमेशा उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो 1 होगा। कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पर n स्क्वायर ले लीजिए z टू द पावर n, है ना, आप n ले लीजिए z की पावर n, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए इस प्रकार से, कोई भी पॉलिनोमियल n की पावर में, n के पावर में, है ना, n टू द पावर 4 प्लस 5 n प्लस 1 z टू द पावर, इन सब का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सब क्या होगा, 1 होगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ n। सेकेंड इज पॉलिनोमियल ऑफ n अपॉन पॉलिनोमियल ऑफ n। डिग्री यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिग्री कुछ भी हो, डिग्री चेंज भी हो सकती है ना, तो हमेशा उस कंडीशन पे भी इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हुआ यहाँ पर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट z टू द पावर, मतलब a टू द पावर n और z टू द पावर n, इफ a की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी है, तो जो उसका ROC होगा वो होगा 1/z। थर्ड कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज an z टू द पावर k इंटू n, तो इसका जो ROC होगा कितना होगा, r की पावर 1/k। अब वो जो हमने थर्ड और फोर्थ पढ़ा है ना, उनसे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कौन सा वाला, ये वाला प्रश्न। देखिए यहाँ से r निकालिए, क्या हो सकता है इसका r, इसका r क्या हो सकता है, और एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर इसको आप 3a करके 3b कर सकते हैं, यहाँ पर 3a 3b a टू द पावर माइनस n z टू द पावर n, इफ a की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ROC जो होगा इसका वो होगा a टू द पावर n यदि है तो 1/a, और यदि a की पावर माइनस n है तो a होगा, ठीक है। तो अब इसको ट्राई करिए आप। हाँ जी, क्या हो सकता है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यार, कोई भी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप यहाँ, हाँ जी, √2, बिल्कुल ROC जो होगा इसका √2 हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस z स्ट्रिक्टली दे देना r, और r कितना है √2, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 √2 माइनस √2, ये हो जाएगा ओपन। लेकिन अभी हम z इक्वल टू z की वैल्यू यदि हमको √2 पर भी तो चेक करना है, तो ये तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, लेकिन अभी हमको किस पे चेक करना है, √2 पर भी चेक करना है।
तो बताइए अंडर रूट 2 पर इस सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी? हाँ जी, यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, जेड की वैल्यू आप पुट करिए, जेड की वैल्यू अंडर रूट 2 और टू द पावर 2n, तो आपको मिलेगा 1 टू द पावर n, है ना, सिग्मा। तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप ये बताएंगे एंटायर फंक्शन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, बताइए। इसके बाद हमारा सेशन 2 मिनट में, हम आज का सेशन को यहीं पर विराम देंगे। इसके बाद कल का जो सेशन पढ़ेंगे हम, इसको अभी हम पावर सीरीज को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है अभी। तो इस पावर सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शंस, इस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सेशन को आगे लेके जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सभी, इनको हम जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं उनको हम, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कि या वो 1 होता है, 1 होता है कि नहीं, और उनका पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उन पर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन आगे जो हमारा कल का सेशन होने वाला है उस पर हम करेंगे, है ना। तो पावर सीरीज करेंगे, इसके बाद हम ये जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें करेंगे। इसके बाद हम अपना सेशन को धीरे धीरे फिर हम उसके थ्योरम्स की साइड में लेके जाएंगे, कौन-सी थ्योरम क्या होता है, और भी बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं। एंटायर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार आप बताएं कि जो एंटायर फंक्शन है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? हाँ जी, बताइए। e की पावर z को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस जेड अपॉन 1 होता है। 1 तो नहीं होता है ना, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और कोई बताएं थोड़ा सा, है ना। इसको आप लिख सकते हो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल और z टू दी पावर n। ये e की पावर z को हमने लिख दिया, है ना। देखिए यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं जनरली। यहाँ से देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से ब्रेक करिए, यहाँ से ब्रेक करिए, तो क्या होगा, e की पावर, इसको इधर लेके आइए, माइनस जेड माइनस 1, और इस जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन यदि आप लें तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा मिलते जाएगा। और ये जेड स्क्वायर को आप नीचे लेके आएंगे और लिमिट हम ले रहे हैं जेड टेंड्स टू 0। तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली सीरीज जो है इसी से टूट करके बनते हैं। तो क्या होता है इसका आंसर, ये तो आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। देखिए ये बन गया, तो यहाँ आंसर क्या होगा इसका, 1/2। मतलब आपको विदाउट, मतलब आपको सीरीज पता है तो आप कर सकते हैं। जैसे साइन जेड का सीरीज बताइए, साइन जेड क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहाँ से आपसे प्रश्न आएगा कि जेड साइन जेड माइनस जेड अपॉन जेड क्यूब इक्वल टू, आंसर क्या होगा इसका बताएं, -1/5 फैक्टोरियल होगा कि नहीं। इस सीरीज को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया और इसको ट्रांसफर कर दिया, तो हमको ये आंसर मिल गया, लिमिट जेड टेंड्स टू 0। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो एंटायर फंक्शन है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो ध्यान रखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटायर फंक्शन में आएगा, है ना। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के इतना ही, सभी को नमस्कार।